जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट या जो है कोई सिस्टम बनता है, ठीक है, तो उसको पहले जो है मार्केट में लाने से पहले टेस्ट किया जाता है, ताकि हम चेक कर सकें कि वाकई वो जो है रियल वर्ल्ड के लिए फिजिबल है कि उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, जैसे सपोज़ कर लें कि कोई बल्ब है, अगर किसी कंपनी ने बना लिया बल्ब, तो अगर हम उसको जो है घर पे लेके आएँ और अगर वापडा की तरफ से कोई वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो वो जो बल्ब है क्या उन फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त कर पाएगा, या जो है कितनी हद तक बर्दाश्त कर पाएगा। तो ये जो है पहले चीज़ें चेक की जाती हैं कि मतलब कोई भी जो सर्किट हम बनाते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है। अच्छा, अब टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है कुछ फंक्शंस होते हैं, जिनको जो है हम सिंगुलरिटी फंक्शंस भी कहते हैं या स्विचिंग फंक्शंस भी कहते हैं। ये एक किस्म के जो है वोल्टेज सिग्नल भी आप कह सकते हैं, करंट सिग्नल भी कह सकते हैं, कि इस फॉर्म में जो है अप्लाई किए जाते हैं उस प्रोडक्ट पे, उस सर्किट पे, ताकि उसका जो है रेस्पॉन्स जो है पता चल सके कि अगर कोई भी जो है सडन चेंज आती है वोल्टेज में या फिर करंट में, तो वो जो प्रोडक्ट है, वो सर्किट है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो सिंगुलरिटी फंक्शंस हैं या जो स्विचिंग फंक्शंस हैं, वो हमारे पास तीन तरह के। एक हमारे पास यूनिट स्टेप है, दूसरा हमारे पास यूनिट इम्पल्स है, और यूनिट रैंप फंक्शन। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा वोल्टेज है या जो करंट है, वो इन तीन सिग्नल्स के फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है तीनों सिग्नल्स हमने जो है ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किए हैं, मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किए हैं। तो हम जो है अगर इम्पल्स सिग्नल से स्टार्ट करें, तो ये एक किस्म का जो है शॉक सिग्नल है, ठीक है, जो कि टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होता है। अच्छा, अब ये जो है इसकी जो ड्यूरेशन होती है या ये विड्थ कह लें, वो जो है बहुत कम होती है, और इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम जो है कहते हैं कि जो इसकी एरिया होगी वो हमारी 1 होगी। तो अब अगर इसकी विड्थ जो है बहुत कम है और हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, तो जैसे सपोज़ कर लें कि अगर विड्थ जो है 0.001 है, तो हाइट इसकी होनी चाहिए, मतलब हमें आंसर में चाहिए 1, तो हाइट जो है हमारे पास 10,000 होनी चाहिए, ताकि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। लेकिन हम जो है थियोरेटिकली कहते हैं कि ये जो इसकी विड्थ है ऑलमोस्ट जो है 0 है, तो जिसका मतलब ये है कि अब ये जो इम्पल्स है हमारी, उसकी हाइट जो है टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, ठीक है, या जो है यूँ कह लें कि अब ये हम इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ तक जा रही है। लेकिन एरिया हम जो है थ्योरेटिकली यही कंसिडर करेंगे कि एरिया उसकी जो है वो 1 ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो इम्पल्स सिग्नल है मैथमेटिकली इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि अगर टाइम t इज़ लेस देन 0 है, तब भी जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास अगर टाइम t इज़ लेस देन 0 है, तो तब भी जो है हमारे पास कुछ नहीं है, या फिर अगर टाइम जो है ग्रेटर देन 0 है, तब भी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसकी जो हाइट है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। उसको हम जो है इस तरह लिखते हैं सिग्मा ऑफ t, या फिर हम उसको जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली में
इम्पल्स ऑफ टी पढ़ते हैं, या इम्पल्स सिग्नल पढ़ते हैं, या यूनिट इम्पल्स पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन सिग्नल है, वेरी हाई एम्पलीट्यूड है इसका। अब उसके बरक्स जो है, हम अब अगर ये दूसरा सिग्नल देखें जिसको हम यू ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको जो है हम यूनिट स्टेप सिग्नल कह रहे हैं। अब यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब अब ये है कि ये एक कांस्टेंट सिग्नल होगा जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा जो है 1 होगा। ठीक है। टाइम t इज़ लेस देन 0 है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, और जब टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा जो है हमें 1 मिलेगी। अब 0 पे ये जो सिग्नल है अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हमारी ट्रांजिशन हो रही है कि हमारा जो वैल्यू है 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो ये एक किस्म की ट्रांजिशन है। तो हम कहते हैं कि जो स्टेप सिग्नल है टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे जो है अनडिफाइंड है। अच्छा, अब दूसरी बात कि अगर स्टेप सिग्नल का हम डेरिवेटिव लें, ठीक है। अब क्योंकि स्टेप सिग्नल एक कांस्टेंट सिग्नल है, t इज़ लेस देन 0 से 0 पे जब t इज़ लेस देन 0 है तो तब वो 0 है, तो उसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो तब भी 0 आएगा। और t इज़ ग्रेटर देन 0 पे अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तब भी जो है हमारे पास डेरिवेटिव 1 का जो है 0 आएगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हमें इम्पल्स मिलती है, क्योंकि t इज़ लेस देन 0 पे जब हमने जो है इम्पल्स सिग्नल का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो वो हमें 0 मिला, जो कि एक्चुअली में इम्पल्स को डिफाइन कर रहा है। और जब टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0 है तो उस वक्त जब हमने यूनिट स्टेप सिग्नल का डेरिवेटिव लिया तो अगेन वो हमें 0 मिला। तो ये भी जो है यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल में है। और जब यहाँ पे जो है जब t इज़ इक्वल टू 0 है, जब स्टेप सिग्नल अनडिफाइंड है, तो वहाँ पे जो है हमें टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे जो है डेरिवेटिव भी जो है अनडिफाइंड मिल रहा है। तो वो जो है हमारी इम्पल्स सिग्नल बन रही है। ठीक है। फिर अगेन हम ये कह सकते हैं कि अगर इम्पल्स को जो है हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें जो है यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास तीसरा सिग्नल है वो हमारे पास है यूनिट रैम्प। यूनिट रैम्प का मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है वो हमारा यूनिट स्लोप होगा, कि जितनी एक्स एक्सिस में जो है इंक्रीज़ होगी, अगर एक स्टेप की इंक्रीज़ होगी तो वो वाई एक्सिस में भी जो है हमारे पास एक स्टेप की इंक्रीज़ होगी। ठीक है। अब ये जो रैंप सिग्नल है वो टाइम t इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 पे जो है वो 0 है, और टाइम t इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे जो है वो t है। ठीक है। वो यूँ बढ़ता जाएगा। तो सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए हम कांस्टेंट सिग्नल्स भी अप्लाई करते हैं, मतलब कांस्टेंट वोल्टेजेस या करंट्स भी अप्लाई करते हैं, और जो है ऐसे सिग्नल्स भी अप्लाई करते हैं जो सडनली जो है चेंज होते हैं, एकदम से शूट अप कर जाते हैं। और ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं, जैसे रैंप है। ठीक है। अब इन तीनों सिग्नल्स की आपस में जो है रिलेशनशिप इस तरह है कि हम अगर रैंप का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो है स्टेप सिग्नल मिलेगा, फिर स्टेप का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमें इम्पल्स मिलेगा, और फिर इसी तरह इम्पल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो है स्टेप सिग्नल मिलेगा। ठीक है। और फिर स्टेप सिग्नल को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें जो है रैंप सिग्नल मिलेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इम्पल्स ऑफ t है यूनिट स्टेप सिग्नल
है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास रैंप सिग्नल है। तो इस डायरेक्शन में जो है हमें इंटीग्रेट करना है कि इम्पल्स की इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमने जो है मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होगी इम्पल्स की वो हमारी 1 होगी, जो कि हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है। फिर यूनिट स्टेप सिग्नल जो है हमारा 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन जो है हमारे पास t होती है। तो इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में फिर जो है हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, कि t को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो है 1 मिलेगा, और फिर 1 को जो है हम यूनिट स्टेप सिग्नल है 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो है 0 मिलेगा। लेकिन उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमें, जहाँ पे ये जो है यूनिट स्टेप सिग्नल जो है 0 से 1 की तरफ जा रहा है, वहाँ पे हमें जो है इम्पल्स मिलेगी, ठीक है। तो यूनिट स्टेप सिग्नल जस्ट 1 नहीं है, वो जो है पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइंड है कि कहाँ पे 1 है और कहाँ पे जो है 0 है और कहाँ पे जो है ट्रांजिशन आ रही है। तो इसी वजह से जब उस पूरे सिग्नल को जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें जो है फिर ये वाला, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमें जो है इम्पल्स मिलेगी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि सिंगुलरिटी फंक्शंस आइदर आर डिसकंटिन्यूस मतलब कि जो है उनमें कोई ट्रांजिशन आएगी, एक वैल्यू से जो है सडनली वो जो है दूसरी वैल्यू में चेंज हो जाएंगे, कि ये यहाँ से 0 से 1 में सडनली चेंज हो रहा है, इम्पल्स भी जो है 0 से सडनली ऊपर की तरफ जो है सिग्नल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सडन चेंज जो है कोई नहीं है ख़ास, कि ये जो है यहाँ पे 0 है फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है ऊपर रैंप सिग्नल जो है। लेकिन क्या कह रहा है कि या तो वो खुद डिसकंटिन्यूस होंगे या फिर उनके जो है डेरिवेटिव्स जो है डिसकंटिन्यूस होंगे। तो वो ऑलरेडी अगर रैंप का जो है हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा। तो वो जो है ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो जो है हमारा डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, अब ये सिग्नल्स जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है हम टाइम, जिस तरह हमने जो है डिफ़ाइन किया कि इम्पल्स जो है t=0 पे डिफाइंड है, ठीक है। अब इस तरह नहीं है, हम जो है इन सिग्नल्स को जो है टाइम एक्सिस पे जो है शिफ्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल अगर होता है, ठीक है, तो सपोज़ कर लें कि ये यहाँ पे जो है साइन ऑफ t है, ठीक है। फिर हम इसमें जो है अगर फेज़ जो है ऐड करते हैं तो ये एक्चुअली में सिग्नल जो है लेफ़्ट या राइट साइड पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह बाकी ये रैंप, यूनिट स्टेप और इम्पल्स सिग्नल भी जो है हम टाइम एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज़ कर लें कि यहाँ पे जो है साइन t है, तो या यूँ कह लें कि साइन थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये साइन थीटा में ये थीटा एक्सिस है और यहाँ पे जो है इसका एम्पलीट्यूड है 1 से लेके -1 तक। तो अगर हम जो है इस साइन थीटा में जो है एक फेज़ ऐड कर दें, जैसे हम अगर कह दें कि ये जो है हम साइन थीटा से जो है बना रहे हैं साइन थीटा -45 डिग्री, ठीक है, साइन थीटा -45 डिग्री। तो अब ये सिग्नल हमारा जो है शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, कि ये जो है थीटा एक्सिस पे 45 डिग्री से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू अगर हम 45 पुट करें तो साइन जो है 45 -45, तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ 0 डिग्री, जो कि बराबर होगा
ज़ीरो की, तो वो हमें जो है यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम जो है -45 फेज़ एंगल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो सिग्नल हमारा अब जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे पहला जो है मैथमेटिकल एग्जांपल या ग्राफिकल एग्जांपल जो है रैम्प का है कि आर ऑफ टी से जो है हमने रैम्प को रिप्रेजेंट किया था, अब हमने यहाँ पे लिखा है आर ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो अब वही जो फेज़ वाला एग्जांपल हमने अभी जो है डिस्कस किया, उसी की तरह अब हमारी रैम्प जो है टी नॉट से स्टार्ट होगी, ठीक है, कि वहाँ पे हमने जो है -45 डिग्री फेज़ ऐड किया था, तो सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था टाइम एक्सिस पे 45 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू से। तो यहाँ पे अगर हमने जो है -T0 लिखा है तो हमारा सिग्नल जो है पॉजिटिव T0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम ये कह रहे हैं कि जब टाइम इज़ जो है t इज़ लेस देन और इक्वल टू T0, तो हमारे पास रैम्प सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है। और जब टाइम t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सॉरी t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू T0 है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है टाइम t इज़ लेस देन और इक्वल टू T0 है, तो हमारी सिग्नल की वैल्यू जो है 0 है। और जब टाइम t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू T0 है, तो उस वक्त हमारे पास अब सिग्नल की पहले हमने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी थी, सिर्फ t रखी थी, लेकिन अब जो है T0 पे अगर हम देखें तो सिग्नल जो है 0 लेवल पे है, ठीक है। तो अब 0 लेवल T0 पे कब अचीव होगी, जब t माइनस T0 हम रखेंगे कि जब t की वैल्यू T0 होगी तो T0 माइनस T0 वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास 0 बन जाएगा। और इसी तरह जो है अगर आर ऑफ टी प्लस T0 है, ठीक है, इसको हम जो है कहते हैं, ये जो है टाइम डिलेड वर्जन है रैम्प ऑफ t माइनस T0, इसको हम जो है टाइम डिलेड वर्जन ऑफ रैम्प सिग्नल कहेंगे कि रैम्प सिग्नल जो है हमारा राइट हैंड साइड पे चला गया है, मतलब टाइम के हिसाब से डिले हो गया है। लेकिन अगर टाइम से पहले अकर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं टाइम एडवांस्ड सिग्नल, ठीक है। तो उसका जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि आर ऑफ टी प्लस T0, ठीक है। बाकी सारे टाइम के लिए वो 0 है, मतलब t इज़ लेस देन और इक्वल टू माइनस T0, वहाँ पे जो है ये सिग्नल 0 है। और जैसे ही टाइम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस T0 है, तो उस वक्त वैल्यू है सिग्नल की t प्लस T0, ठीक है। आई होप कि ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। जैसे हमने यहाँ पे t माइनस T0 रखा था ऊपर, तो अब यहाँ पे जो हमने t प्लस T0 रखा है ताकि यहाँ पे जो है इस पोजीशन पे जो है हमें वैल्यू 0 मिले। जब मतलब हमारे पास टाइम जो है माइनस T0 होगा, तो जब t जो है T0 होगी प्लस T0, तो अब सिग्नल की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे 0 मिल रही है। तो बाकी सारे वैल्यूज़ भी जो है उसी तरह प्रॉपरली जो है इंक्रीज़ होंगे जब हम यहाँ पे t प्लस T0 रखते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टेप सिग्नल है कि हमने उसको जो है यहाँ पे डिले कर दिया है फॉर टाइम T0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है जब टाइम जो है लेस देन T0 है तो यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा 0 है। और जब टाइम जो है ग्रेटर देन T0 है तो उस वक्त हमारे पास अगेन उसकी वैल्यू जो है 1 है। यहाँ पे जो है हमने स्टेप सिग्नल को टाइम एडवांस कर दिया है कि हम जो है उसे 0 पे वो अकर होना था, लेकिन हम जो है उसे टाइम से पहले जो है ले आए, मतलब 0 टाइम से पहले ले आए माइनस T0 टाइम पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो है जब टाइम t इज़ लेस देन T0 है तो 0 है, और जब टाइम जैसे ही जो है माइनस T0
से बढ़ना शुरू होगा तो वहाँ पे जो है वैल्यू उस सिग्नल की 1 है। अच्छा, अब इस तरह हमारे पास जो है जैसे अब टाइम डिलेड एंड टाइम एडवांस्ड यूनिट स्टेप एंड रैंप फंक्शन हमने पढ़ा, तो इसको जो है हम टाइम डिलेड एंड टाइम एडवांस्ड जो है प्रॉपर्टी को जो है हम टाइम जो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टाइम रिवर्सल, ठीक है, और टाइम स्केलिंग, ठीक है। और फिर अगर जो है हम टाइम के अलावा जो है एम्पलीट्यूड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जैसे हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, या फिर जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, या जो है एम्पलीट्यूड को हम जो है पॉजिटिव से नेगेटिव कर दें या नेगेटिव से जो है पॉजिटिव कर दें। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो हमने जो है कवर कर लिए हैं। तो इसमें कुछ छोटी चीज़ें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो जैसे अब यहाँ पे जो है u ऑफ टी अगर हमारे पास है, ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं कि हमें जो है माइनस u ऑफ टी सिग्नल जो है ड्रा करना है, तो एक्चुअली में हमारे पास u ऑफ टी सिग्नल ही है, लेकिन हम जो है वहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस u ऑफ टी को अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो हमारे पास जो है ऐसे 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा अगर कोई एग्जांपल जो है हम कंसिडर करें, सपोज कर लें कि माइनस u ऑफ t माइनस 2, ठीक है। तो अब ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, लेकिन वो जो है डिलेड वर्जन होगा, और फिर डिलेड वर्जन को जो है जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको भी जो है हमने नेगेटिव किया हुआ है। तो पहले जो है अगर हम डिलेड वर्जन बना लें जो कि हमारा टाइम t इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, मैग्नीट्यूड जो है 1 होगा, ठीक है। अब इस माइनस की वजह से क्या होगा कि सिग्नल यही होगा, लेकिन वो जो है मैग्नीट्यूड के हिसाब से -1 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक दो और एग्जांपल्स हम कंसिडर कर लें, सपोज कर लें कि -r(t) है, ठीक है, -r(t) है, तो यहाँ पे कोई भी टाइम डिले या टाइम एडवांसमेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो टाइम t इज़ इक्वल टू 1 पे जो है रैंप सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो -1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक लास्ट एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास -r(t+2) है, तो रैंप सिग्नल है, ये जो है टाइम एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन फिर उसके बाद जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी जो है हमने उसकी साइन चेंज करनी है, ठीक है। तो रैंप जो है हमारा ये कहाँ पे बनेगा, अगर सिंपल रैंप r(t+2) हम बनाएं तो ये जो है हमारा -2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो है माइनस साइन की वजह से नेगेटिव होगा, तो ये हमारा रैंप सिग्नल जो है नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे जो है 2 होना चाहिए इस पॉइंट पे।
अच्छा, एक जो है सिंपल न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है कह रहा है कि 1 माइनस यू ऑफ टी, टी को जो है आप सॉल्व करें, तो अब ये जो 1 होगा ये जो है 1 होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कि ये जो है 1 जो है स्टेप सिग्नल की तरह जो है नहीं है कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा, या जो है रैंप सिग्नल की तरह भी नहीं है कि ज़ीरो से ही जो है स्टार्ट होगा बाकी टाइम के लिए ज़ीरो होगा, ऐसे नहीं है। ये 1 सिग्नल जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक 1 ही होगा, ठीक है। अब उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, उसमें से हमें u ऑफ t सब्ट्रैक्ट करना है कि अब जो है एक u ऑफ t अगर हम यहाँ पे बना लें, ठीक है, ये हमारा जो है एक सिग्नल है 1 और ये हमारा जो है स्टेप सिग्नल है। तो अब देखें स्टेप सिग्नल जो है नेगेटिव टाइम के लिए डिफाइंड नहीं है, तो 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके ऑलमोस्ट ज़ीरो तक जो है वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी, क्योंकि नेगेटिव टाइम के लिए जो है स्टेप सिग्नल की वैल्यू 0 है। सब्ट्रैक्ट जो है हमारे 1 में से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 0 पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है स्टेप सिग्नल भी 1 है और उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, रिज़ल्ट हमें 0 मिलेगा। तो फिर एकदम से ये दोनों सिग्नल्स जब मिलेंगे तो फिर हमारे पास जो है पॉजिटिव टाइम के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब अगर इस सिग्नल को देखा जाए तो ये जो है एक्चुअली में स्टेप सिग्नल जो है, अगर स्टेप सिग्नल के फॉर्म में इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि ये स्टेप सिग्नल ही है लेकिन टाइम रिवर्स वर्जन है, कि एक u ऑफ t होता है, ये जो है उसका u ऑफ माइनस टी है। तो अभी जो है हमें टाइम स्केलिंग या टाइम रिवर्सल के बारे में परेशान नहीं होना, हमें जो है जस्ट ये लर्न करना था कि टाइम डिलेड एंड टाइम एडवांस्ड यूनिट स्टेप सिग्नल कैसे जो है होता है और कैसे जो है वो रैंप सिग्नल जो है टाइम डिलेड और टाइम एडवांस्ड वर्जन उसका हम बनाते हैं, या फिर इसी तरह इम्पल्स का भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम जो वोल्टेज है हमारी वी नॉट, ठीक है, वी नॉट, अब ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टर्मिनल ए एंड बी है। यहाँ पे जो है जैसे ही ये स्विच जो है लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन की तरफ जाएगा एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0, तो हमें जो है टर्मिनल ए और बी पे जो है कुछ वोल्टेज मिलेगी। तो उसी को जो है हम अब इस स्विच को जो है, या फिर ये जो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है टी इज़ इक्वल टू 0, इस पूरे पार्ट को जो है हम ख़त्म करके इन दी फॉर्म ऑफ स्टेप सिग्नल वोल्टेज सोर्स को लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे। तो अब ये वी नॉट जो है यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वी नॉट ही है, लेकिन ए और बी टर्मिनल पे वोल्टेज कब आ रही है, जब टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 है। तो स्टेप सिग्नल भी जो है ऐसे ही काम करता है कि जब टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 या मतलब जो है ग्रेटर देन 0 होता है एक्चुअली में, तो वहाँ से जो है स्टेप सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम जो है वोल्टेज सोर्स को u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो अब यहाँ पे हमें जो है क्या मीनिंग मिल रही है कि वोल्टेज जो है हमारी स्टेप सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो वोल्टेज जो भी होगी वी नॉट, ठीक है, अब सपोज कर लें कि वी नॉट जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम जो है कह रहे हैं कि वो वी नॉट है,
और स्टेप सिग्नल से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है। तो अब स्टेप सिग्नल अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो स्टेप सिग्नल जो है नेगेटिव टाइम के लिए 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वी नॉट भी वहाँ पे जो है 0 हो जाएगी। और पॉजिटिव टाइम के लिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप सिग्नल की वैल्यू जो है 1 है, तो वो वी नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें अगेन वी नॉट ही जो है मिलेगा। तो वो यूँ समझ लें कि एक स्टेप सिग्नल के फॉर्म में ही जो है हमें शेप में मिलेगा, लेकिन उसका जो स्टेप सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा या वैल्यू होगा वो वी नॉट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमें ये स्विच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब ये वोल्टेज जो है हमारी ऑटोमेटिकली, क्योंकि यू ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये टी इज़ इक्वल टू 0 से या टी इज़ इक्वल टू 0 प्लस से जो है स्टार्ट होगी। इसी तरह सेकंड सर्किट में भी जो है टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 पे जब स्विच जो है लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन की तरफ जाएगा तो हमें जो है करंट, यहाँ पे करंट का फ्लो मिल सकता है इन बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, लेकिन अब स्विच जो है टी इज़ इक्वल टू 0 पे जो है लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो हम जो है अगर आई नॉट को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यही है कि हमारा करंट जो है टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 प्लस से जो है हमारा करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह वोल्टेज अगर जो है हम कह रहे हैं कि टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, हो सकता है कि टाइम टी इज़ इक्वल टू टी नॉट से स्टार्ट हो रही है, तो फिर हम जो है यूनिट स्टेप सिग्नल का जो है डिलेड वर्जन के मतलब टी माइनस टी नॉट से जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो टाइम टी इज़ इक्वल टू टी नॉट से जो है वोल्टेज हमारी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि स्टेप सिग्नल का डेरिवेटिव जो है हमें जो है इम्पल्स मिलता है और रैम्प का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें स्टेप सिग्नल मिलता है। ठीक है, और इसी तरह इम्पल्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें जो है 1 या यूनिट स्टेप सिग्नल हम जिसे कहते हैं एक्चुअली में यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में मिलेगा। 1 तो एक डिफरेंट सिग्नल है कि जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 1 होगा, लेकिन यूनिट स्टेप सिग्नल जो है हमारा 0 से आगे के टाइम के लिए 1 होता है, बाकी टाइम के लिए वो 0 होता है। तो हमें स्टेप सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। और इसी तरह फिर अगर हम जो है स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर हमें जो है रैम्प मिल रहा है। और हम रैम्प सिग्नल को जो है टी यू ऑफ टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर टी सिग्नल है, ठीक है, टी सिग्नल है लेकिन हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसको यू ऑफ टी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा जो कि आर ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो है इम्पल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 मिलेगी, 0 माइनस जस्ट बिफोर 0 एंड 0 प्लस मीन्स जस्ट आफ्टर 0। तो ये जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें 1 मिलेगी। अच्छा, अब अगर एफ ऑफ टी जो है इम्पल्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इम्पल्स जो है जस्ट टी इज़ इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो मतलब ये जो सिग्नल एफ ऑफ टी है एक्चुअली में जब इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो सारा सिग्नल ख़त्म हो जाएगा एफ ऑफ 0 और जो है इम्पल्स ऑफ टी। ठीक है, मतलब मैंने जो है कहा है कि एफ ऑफ टी इम्पल्स ऑफ टी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली में एफ ऑफ टी सिर्फ एफ ऑफ 0 पे ही बचेगा। तो अब एफ ऑफ टी को अगर हम एफ ऑफ 0 के साथ यहाँ पे जो है रिप्लेस करें
तो एफ ऑफ ज़ीरो कांस्टेंट होगा, वो जो है बाहर चला जाएगा जब इंटीग्रेशन के। तो फिर अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स ऑफ टी 1 होगी, 1 इंटू एफ ऑफ ज़ीरो जो है एफ ऑफ ज़ीरो ही बनेगा। इसी तरह अगर इम्पल्स जो है टाइम डिलेड वर्जन है तो एफ ऑफ टी की जो है वैल्यू भी हमें उस हिसाब से ही मिलेगी। ठीक है, जैसे ये वाली इम्पल्स ऑफ टी जो है ज़ीरो पे डिफाइंड है, लेकिन ये वाली इम्पल्स जो है टी नॉट पे डिफाइंड है, तो हमें एफ ऑफ टी नॉट यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी जो है सिंगुलरिटी फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमारे बुक में जो है यही 3 जो है डिस्कस्ड हैं, तो वही हमने जो है यहाँ पे कवर किए हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है बुक में 7.6 के ये जो है हमें वोल्टेज सिग्नल मिला हुआ है, इसको जो है हमें, ठीक है, वोल्टेज पल्स, इसको जो है हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो यूनिट स्टेप की अगर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो फिर यहाँ से हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर एक यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा स्टार्ट हो रहा है वो और जा रहा है, लेकिन जैसे ही जो है 5 पे पहुँचा तो क्या हो गया, वो यूनिट स्टेप सिग्नल अगेन फिर 0 पे आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो स्टेप सिग्नल जहाँ से आगे जा रहा है उसका इफ़ेक्ट हमें जो है 5 पे जो है कैंसिल आउट करना है। इसका मतलब ये है कि एक दूसरा यूनिट स्टेप सिग्नल हमें बनाना पड़ेगा जो कि 5 से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड -1 होगा। ठीक है, तो अब जो है हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वोल्टेज क्योंकि 10 है तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर 5 पे वो जो है स्टेप सिग्नल, उसका इफ़ेक्ट जो है हमें कैंसिल करना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने माइनस साइन रखी है। मैग्नीट्यूड का इफ़ेक्ट जो है 10 है तो 10 रखा है हमने, और ये जो स्टेप सिग्नल है वो दूसरा वाला 5 टाइम t इज इक्वल टू 5 पे स्टार्ट हो रहा है। जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फिर हमें जो है ये वोल्टेज पल्स मिलेगी। अब उस वोल्टेज पल्स को हमने जो है अगर 10 कॉमन निकाल लें तो हमने जो है इसको इन द फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जैसे अब यहाँ पे ये जो है एक स्टेप सिग्नल हमने कंसिडर किया जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्टेप सिग्नल हमने कंसिडर किया जो कि 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमें जो है एक्चुअली में ये वोल्टेज पल्स मिलेगी। अब सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करें इसका। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये वोल्टेज जो है हमने फाइंड आउट जो की है स्टेप सिग्नल के फॉर्म में। जब स्टेप सिग्नल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हमें जो है इम्पल्स मिलती है। ठीक है, तो स्टेप सिग्नल क्योंकि जो है एक हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इम्पल्स हमें जो है 2 पे मिलेगी। दूसरा स्टेप सिग्नल हमारा 5 पे स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे इम्पल्स मिलेगी, और माइनस की वजह से ये इम्पल्स जो है हमारी नीचे की तरफ हमने बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इन स्टेप सिग्नल्स के साथ जो है हमारे पास बाहर 10 मल्टीप्लाइड है तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जब हमने डी ऑफ टी मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ठीक है, वोल्टेज का जो कि स्टेप सिग्नल्स के फॉर्म में यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए, तो इम्पल्सेस जो बनेगी उनका जो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे क्योंकि 10 है बाहर, 10 रखेंगे। ठीक है, और नीचे वाली इम्पल्स के लिए हम -10 रखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बीच में 2 स्टेप सिग्नल्स के दरमियान जो है हमारे पास माइनस है। अच्छा, अब उसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल है कि हमारे पास एक साटूथ यहाँ पे फंक्शन है या वोल्टेज है, उसको जो है हमें सिंगुलरिटी फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि हमें जो है
रैंप का जो है सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रैंप यहाँ से जो है अब उसका, क्योंकि हमारे पास आर ऑफ टी जो होती है वो टी होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है, अगर यहाँ पे देखें तो 0 पे वैल्यू 0 है लेकिन 2 पे वैल्यू 10 है, तो मतलब स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमारा 5 है कि एक्स एक्सिस में टाइम अगर एक स्टेप बढ़ रहा है तो वोल्टेज जो है 5 स्टेप्स बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास साटूथ फंक्शन है, ठीक है, वो हम जो है v1 ऑफ टी v2 ऑफ टी प्लस में जो है मुख्तलिफ जो है हमारे पास सिंगुलरिटी फंक्शंस जितने भी जो है मिला के ये बनेगा, वो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ वोल्टेजेस या कुछ सिंगुलरिटी फंक्शंस का सम होगा। तो पहले हमने जो है एक v1 ऑफ टी कंसिडर किया 5r ऑफ टी। 5r ऑफ टी जब हम कंसिडर करेंगे तो वो सिग्नल तो बन रहा है लेकिन वो कभी भी जो है 2 पे एंड नहीं होगा, कि जैसे ये सिग्नल जो है हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो है जैसे ही टाइम t इज़ इक्वल टू 2 बना तो वो सिग्नल ख़त्म हो गया। तो इसमें एक तो ये रैंप आएगा, ठीक है, लेकिन अब हमें जो है, क्योंकि ये रैंप जो है 2 से भी आगे जा रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए हमें दूसरी रैंप कंसिडर करनी पड़ेगी जो कि टाइम t इज़ इक्वल टू 2 से जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो फिर हमने दूसरी रैंप कंसिडर कर ली है -5r ऑफ t -2 जो कि 2 से स्टार्ट हो रही है टाइम t इज़ इक्वल टू 2 से। स्लोप भी उसका वही है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है हमने उसका अपोजिट लिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो अब ये 2 सिग्नल्स जब हम ऐड करेंगे तो अभी भी मसला हल नहीं होगा। अब 2 पे जो है क्या हो गया कि स्लोप वाला जो इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो आगे इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो रैंप है v2 ऑफ टी वो 2 पे जब स्टार्ट हो रही है तो उसकी वैल्यू 0 है, और जो v1 ऑफ टी वाली जो रैंप है वो ऑलरेडी जो है 2 वैल्यू पे जो है 10 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका जो है मैग्नीट्यूड 10 होगा जो कि 2 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक एक्चुअली में यहाँ पे एक स्टेप सिग्नल बना है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इफ़ेक्ट अब अगेन कैंसिल करने के लिए हमें एक स्टेप सिग्नल लेना पड़ेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है अपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है, -10 के हिसाब से। फिर हमने जो है v3 ऑफ t कंसिडर किया है जिसमें हमने एक यूनिट स्टेप सिग्नल कंसिडर किया है कि मैग्नीट्यूड उसका जो है -10 है और जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इन तीनों सिग्नल्स को जब ऐड करेंगे तो फिर हमें जो है ये साटूथ फंक्शन मिल जाएगा, जो कि अभी हमने जो है 2 रैंप प्लस 1 जो है स्टेप सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। 5r ऑफ t -5r ऑफ t -2 -10 u ऑफ t -2। अच्छा, अब थर्ड एग्जांपल भी यही है कि g ऑफ t एक सिग्नल है, मैथमेटिकल सिग्नल है, उसको जो है स्टेप एंड रैंप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये सिग्नल जो है हमारा t इज़ लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, 3 पार्ट्स में डिफाइंड है, ठीक है, पीस वाइज डिफाइंड है। तो t इज़ लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है, फिर इन बिटवीन 0 एंड 1 के लिए भी जो है डिफाइंड है, और फिर t इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए भी डिफाइंड है। तो जब टाइम लेस देन 0 है तो वहाँ पे जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि इस तरह सिग्नल है। अब ये सिग्नल इसकी वैल्यू जो है 3 है, तो ये स्टेप सिग्नल की तरह ही दिख रहा है, लेकिन अब ये टाइम रिवर्स वर्जन है, तो उसको हमने जो है 3u ऑफ -t के साथ रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद वैल्यू है हमारे पास -2 मतलब जो है हम ये कह सकते हैं कि
वैल्यू जो है 0 से लेके 1 तक, ये 1 है, ये 0 है, उस 0 से लेके 1 तक जो है एक इस तरह की एक रेक्टेंगुलर पल्स है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है -2 है। तो अब ये रेक्टेंगुलर पल्स हमें जो है कैसे मिलती है? विद द हेल्प ऑफ स्टेप सिग्नल के। हमारे पास जो है u ऑफ t है, ठीक है, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है u ऑफ t -1, ठीक है। तो अब ये हमें जो है पल्स मिल जाएगी, लेकिन उसको हमें जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो u ऑफ t माइनस u ऑफ t -1 अगर हम बनाएंगे तो वो पल्स तो मिलेगी, लेकिन हमें जो है ऊपर मिलेगी, 0 से लेके 1 तक डिफाइंड होगी, मैग्नीट्यूड जो है उसका 1 होगा। लेकिन अब हमें जो है उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका मैग्नीट्यूड -2 हो जाए, ठीक है। डिफाइंड जो है वो 0 से 1 तक ही होगी। तो ये u ऑफ t माइनस u ऑफ t -1 जो है हम पहले भी जो है कर चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है u ऑफ t है, और फिर हम जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं u ऑफ t -1। तो 1 पे जो है ऊपर वाला +1 जो है स्टेप सिग्नल, और नीचे वाला नेगेटिव स्टेप सिग्नल, उनका इफ़ेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमें जो है 0 से लेके 1 तक एक जो है इस तरह का रेक्टेंगुलर या जो है यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में पल्स मिल रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो पार्ट है 2t -4। अब ये जो है डिफाइंड है t इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अब हमने 2t -4 सेम रखा है, लेकिन हम क्योंकि जानते हैं कि ये t इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है, तो हमने उसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया है u ऑफ t -1 के साथ, कि बाकी टाइम के लिए 0 है, लेकिन जैसे ही टाइम t इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके लिए हमारे पास 2t -4 है। तो ये पार्ट सेम रखा हमने, 2 जो है u ऑफ t के साथ में मल्टीप्लाई किया, और u ऑफ t -1 के साथ भी जो है मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि u ऑफ t हमारे पास एक यहाँ पे भी है, दूसरा यहाँ पे भी है। तो u ऑफ t अगर हम कॉमन निकाल लें तो 2t -4 और यहाँ पे जो है -2, ठीक है, -2 एंड माइनस ये वाली माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये टर्म हमने सेम रखा है, ये टर्म भी हमने सेम रखा है, ठीक है। अब हमने जो है इस पार्ट को जो है ऐसे चेंज करना है कि ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे t है, रैंप बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है कि स्टेप एंड रैंप के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो t है तो मतलब रैंप तो जो है यहाँ पे आएगा, तो इसको जो है पार्ट को हमें चेंज करना है। तो अब यहाँ पे -4 + 2, तो -2 बन गया। अच्छा, रैंप को जो है हमने ये पढ़ा था कि कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास r ऑफ t है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं t u ऑफ t, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास r ऑफ t -1 है तो मतलब हमने क्या किया है कि t को t -1 के साथ रिप्लेस किया है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे भी t -1 आ जाएगा, और u ऑफ यहाँ पे भी जो है t -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब u ऑफ t -1 है, तो हमें जो है t को भी जो है, जो यहाँ पे t है उसको भी t -1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 हमने 2t माइनस जो यहाँ पे 2 बचा उसमें से 2 कॉमन निकाल लिया,
तो अब ये जो है 2r(t - 1) बन गया। तो अब हमारे पास ये जो है 2 स्टेप सिग्नल्स हैं और एक जो है रैंप सिग्नल है। अच्छा, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1 - u(t) जो है u(-t) के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो u(-t) है उसको हम जो है 1 - u(t) से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी हमारे टर्म्स यहाँ पे सेम हैं। तो फिर हमारे पास जो है 3u(t - 2u(t) जो है दोनों माइनस के -3u(t) और -2u(t), तो ये हमारे पास 5 जो है बन जाएंगे 5u(t) और 3 × 1 3। बाकी रैंप सिग्नल सेम है 2r(t - 1)। तो ये जो है हमारे पास बुक में फाइनल जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है g(t) का इन द फॉर्म ऑफ स्टेप सिग्नल एंड रैंप सिग्नल। ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है ये मैंने यहाँ पे ड्रा करने की भी कोशिश की है कि वैल्यू जो है t<0 पे 3 है, ठीक है, कि -∞ से लेके 0 तक जो है वैल्यू हमारी 3 है और फिर जो है -2 है। तो एक जो है स्टार जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 स्टार्स मतलब एम्पलीट्यूड 3 है, नीचे जो है 2 स्टार्स हैं तो एम्पलीट्यूड -2 है, और वो जो है 2 स्टार्स तक जो है रहता है, मतलब सॉरी एक स्टार तक रहता है कि 0 से लेके जो है 1 तक जो है हमारे पास y एक्सिस में वैल्यू -2 है। फिर जैसे ही जो है t > 1 है तो फिर हमारे पास ये जो है रैंप सिग्नल बन रहा है, ठीक है। कि अब इस रैंप सिग्नल में देखें, अब अगर आप वैल्यू जो है जब 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 -4 0। तो ये जो है 2 पे जो है x एक्सिस की वैल्यू जब 2 होगी, x एक्सिस पे टाइम की वैल्यू जब 2 होगी तो ये जो है सिग्नल 0 है। अच्छा, लास्ट न्यूमेरिकल है कि इन दोनों इंटीग्रल्स को जो है हमें सॉल्व करना है। तो अब प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे कि अगर इम्पल्स जो है किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उस फंक्शन का वैल्यू मिलता है जहाँ पे वो इम्पल्स डिफाइंड होती है। तो t का अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है बाकी जो है इम्पल्स की जो अपनी इंटीग्रेशन होगी वो 1 होगी, और यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें हम 2 पुट करेंगे तो t² मतलब 4t मतलब हमारे पास 8 और -2। तो हमारे पास यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। दूसरी इंटीग्रेशन में भी वही काम करेंगे। तो हमारे पास 2 तरह के इम्पल्स हैं यहाँ पे, एक जो है इम्पल्स ऑफ t - 1 है, दूसरी इम्पल्स है हमारे पास इम्पल्स ऑफ t + 1। तो यहाँ से जो है t की वैल्यू 1 उठाएंगे और यहाँ से जो है t की वैल्यू -1 उठाएंगे, ठीक है। वो हम इन फंक्शंस में जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनमें पुट करेंगे। तो पहले फंक्शन में हम जो है t = 1 पुट करेंगे, दूसरे फंक्शन में t = -1 पुट करेंगे, और फिर हमारे पास जो है सिंपल जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास -2.0885 आंसर आ रहा है। और ये एंगल्स जो है हम रेडियंस में कंसिडर करेंगे, cos of 1 या फिर sin of -1 जो है रेडियंस में कंसिडर करेंगे।